अच्छा देखो, नॉर्मली तो हम लोग इस क्लास में स्टैटिस्टिक्स ही करते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी करवाना था। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सेट थ्योरी का, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी का सम्स करने के लिए हमें ये तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो, हम लोगों का जो ट्यूसडे वहां पर तो हो ही रहा है परम्यूटेशन, तो कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर सेट थ्योरी करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट जब सेट थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग उसके बाद प्रोबेबिलिटी करना स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर सेट थ्योरी करेंगे ताकि हम लोग प्रोबेबिलिटी कर पाए। तो आज हम लोग यहाँ पर सेट थ्योरी का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, सेट थ्योरी में क्या क्या हमें पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी में सबसेट पढ़ना है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग पहले सेट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि परम्यूटेशन सॉरी प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है। रिलेशन फंक्शन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो इसे कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट क्या होता है, देखो सेट। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोगों को, पहले एक क्वेश्चन पूछा मैंने तुम लोगों को, एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसे स्टूडेंट का सेट बनाओ। ठीक है, मान लो क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन लोगों का हमें सेट बनाना है जो कि इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रिपेयर ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा, तो मुझे ये बताओ क्या इंटेलिजेंसी का कोई डेफिनेशन है? मतलब तुम लोग किस बेसिस पे सोचोगे? जैसे मान लो एक क्लास में 5 स्टूडेंट है। ठीक है, आज मान लो बहुत लोग नहीं है यहाँ पर क्लास में, वोट वगैरह के लिए बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे क्लास में 5 स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 स्टूडेंट है, चलो 6 स्टूडेंट कर देते हैं, इनका नाम भी लिख देते हैं। देखो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और मैंने बोला है एक सेट बनाओ। सेट मतलब तो समझते हो ना, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन, जैसे एक पेन खरीदोगे, सिंगल पेन हो गया, एक पूरा पेन का पैकेट लेके आ जाओगे, मतलब एक ही तरह का बहुत सारा पेन एक पैकेट में रहता है, दैट इज सेट। ठीक है, सेट का मतलब क्या होता है ऐसे। ठीक है, सेट मतलब मोर देन वन, कोई भी चीज अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग सेट बोल सकते हैं। मुझे ये बताओ, यहाँ पर तुम लोग बता सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है? ये ए बी सी डी ई एफ, ये सब जो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने बनाए हैं, तुम लोग बता सकते हो इन लोगों को किसे इंटेलिजेंट बोलोगे और किसे इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे? कलेक्शन करके यहाँ पर दिखाओ कि कौन इंटेलिजेंट है। क्या कह पाओगे? मतलब क्या कुछ समझ पा रहे हो? नो। नहीं, क्यों नहीं बोल पाएंगे? बिकॉज इंटेलिजेंट का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि ये अगर हम कुछ नहीं बता रहे एग्जैक्टली कि किस बेसिस पे हम इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। इंटेलिजेंट इंसान बहुत सारे बेसिस पे हो सकता है। जैसे देखो, किसी का नंबर कम आया इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, किसी का नंबर ज्यादा आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। बहुत सारे सिचुएशन से वेरी कर रहा है। लेकिन मान लो मैंने एक ऐसा कंडीशन लगाई, ये देखो, प्रिपेयर ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु get 10 आउट ऑफ 10 इन टेस्ट। ठीक है, अब हम इनका मार्क्स पुट करते हैं। देखो, ठीक है, ये जो ए है इसको मिला है 10 जो टेस्ट लिया था मैंने, बी जो है उसको मिला है मान लो 8, डी को मिला है 10, सी को मिला है फॉर एग्जाम्पल 5, यहाँ पर ये 10 मिला है और यहाँ पर मान लो 7 मिला है। बताओ, अब मैंने एक इंटेलिजेंसी का एक मैंने क्या बोलते हैं उसे क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि मेरे हिसाब से वही इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये जस्ट हम एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, वैसे हम ये सब नहीं मानते कि 10 आउट ऑफ 10 मिला तो इंटेलिजेंट है। हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला है तो हम बोल रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, और उनका सेट बनाओ। तो बताओ कौन कौन से स्टूडेंट को एक जगह पे रख पाएंगे हम लोग? ए डी ए डी और ई, है ना, ए डी ई। तो देखो, हम लोग सेट तभी बना सकते हैं अगर हमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो वेल डिफाइंड हो।
ठीक है, क्राइटेरिया जो है वो वेल डिफाइंड हो। अब सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, देखो सेट को कैसे डिनोट किया जाएगा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेट का यहाँ पर नाम दे देते हैं प्रिपेयर अ सेट ऑफ पी, प्रिपेयर अ सेट ऑफ पी, मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो P इक्वल टू P का P मतलब क्या है, वो सारे बच्चों का नाम हमें लिखना है जिनको 10 आउट ऑफ 10 मिला है टेस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखा जाता है, ये सेकेंड ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस बोला जाता है। हम तो इसे एक्चुअली इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं सेकेंड ब्रैकेट, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन इसे एक्चुअली ब्रेसेस बोला जाता है, थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से बोलोगे तो ये इस तरह का ब्रेसेस होता है, ठीक है। तो ये ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसे लिखेंगे और असाइन करवाना पड़ेगा कैपिटल लेटर से। अब अंदर कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो तो बच्चों का नाम है ना, मैंने ADE नाम रखा है तो नाम तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये कॉमा, कॉमा से हम लोग अंदर डिनोट करेंगे। इसका मतलब A एक अलग है, D अलग है, E अलग है, इसे बोला जाता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अब इनको क्या बोला जाएगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो सेट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, इन ये जो सेकेंड ब्रेसेस के अंदर जो भी डेटा रहेगा उन्हें हम लोग या तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या तो एलिमेंट बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि सब अलग अलग है, एक अलग ह्यूमन बीइंग है, डी एक अलग ह्यूमन बीइंग है, ई एक अलग ह्यूमन बीइंग है। और मैथ्स में जब तुम लोग सेट थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पर लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज आ सकता है सेट के लिए। जैसे बताओ ये जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग चीज है, मतलब कोई इंसान लिविंग एलिमेंट है या नॉन लिविंग एलिमेंट है, बताओ, मतलब उसमें जान, हाँ बताओ बताओ। लिविंग, लिविंग, उसमें जान है ना भाई, वो तो लिविंग एलिमेंट हो गया। अब देखो एक बार यहाँ पर हमें क्या बोला है, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसे कैसे डिवाइड किया इन लोगों ने, या तो वो लिविंग एलिमेंट होगा या नॉन लिविंग होगा, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अगर मैंने बोल दिया तुम लोग वावल्स का सेट बनाओ, मुझे बोल सकते हो वावल्स का सेट बनाने के लिए तुम लोग क्या क्या एलिमेंट लिखोगे या फिर क्या क्या ऑब्जेक्ट लिखोगे। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखो, प्रिपेयर ए वावल सेट, वावल का सेट बनाओ, बताओ क्या क्या लिखोगे वावल्स में। AEIOU, हाँ, AEIOU, ये वावल्स हो गए, ठीक है, AEIOU। अब लिखने का पैटर्न, सेकेंड ब्रेसेस, अब इसको असाइन करवा दो, कैपिटल ए में कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, लिविंग या नॉन लिविंग, ये क्या है, इनमें जान है, ये अल्फाबेट्स में क्या लाइफ होता है, मतलब ये लिविंग है या नॉन, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। तो मैथ सेट थ्योरी में ये बोलता है कि ये पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जिनसे हम सेट बना सकते हैं, वो या तो लिविंग हो गए या तो नॉन लिविंग हो गए, ठीक है। इफ वी कंसीडर, अब देखो सेट थ्योरी किसे बोला जाता है, एक मिनट ओपन बुक, अच्छा ये देखो, इफ वी कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक जगह पे लिखते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो ये कलेक्शन है, AEIOU 5 कलेक्शन है, यहाँ पर 3 कलेक्शन है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच ए वे, अगर हम लोग इस तरह से कलेक्ट करें दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट, कोई भी डाउट को ना रखते हुए अगर हम लोग बोल सकते हैं वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज इन द कलेक्शन अंडर कंसीडरेशन और नॉट, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि कौन सा, जैसे देखो मैंने तुम लोग को बोला था ना कि इसमें किस किस को लोगे, जैसे वावल्स में AEIOU को ही लेना है, उसके अलावा तो और भी अल्फाबेट्स है, जैसे B है, C है, D है, F है, ठीक है, ये सब नहीं लेना है। तो कंसीडर किसे करना है, कंसीडर किसे करना है वो कैसे पता चलेगा, मैंने क्या बोला है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था वावल्स का सेट, तभी तुम लोगों ने इसको कंसीडर किया। मैंने बोला 10 आउट ऑफ 10 मिला है उनका सेट, तभी कंसीडर। मैंने यहाँ भी कुछ बोला था, मैंने यहाँ भी बोला था इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बनाओ, बट ये वेल डिफाइंड नहीं था, ये वेल डिफाइंड नहीं था। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हम लोग
कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। देखो यहाँ पर वही चीज बता रहा है, देखो देन सच ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया अगर हमारा डेफिनेशन मतलब हमें बहुत ही सही तरीके से डिफाइन कर दिया गया है कि किस चीज का कलेक्शन करना है, किन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है, किन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है, तभी सेट बनाना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मैंने कहा था इंटेलिजेंट स्टूडेंट का तुम लोग सेट बना लो, तो बना तो नहीं पाए ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये मैंने तुम लोगों को समझाया। इफ वी कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज इन कलेक्शन अंडर कंसीडरेशन और नॉट। अगर हम लोग कोई भी डाउट छोड़ के बोल सकते हैं अच्छा ये आएगा और ये नहीं आएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो बनाया गया है वो वेल डेफिनेशन से बनाया गया है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मेरा ये एग्जांपल इंटेलिजेंट स्टूडेंट वाला, या फिर हम बोल सकते हैं फूलिश स्टूडेंट का बनाओ। अब फूलिश कौन है इसका कोई डेफिनेशन थोड़ी ना है, हाँ, लेकिन अगर हम बोलते हैं जिसको 10 में 0 मिलेगा वो फूलिश है। अगर मैंने ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है, वेल डिफाइंड किया है, तभी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तुम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, दैट इज सेट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सेट का मतलब क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है ए सेट इज डिफाइंड टू बी ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट वाला तो मैंने समझाया तुम लोगों को, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। देखो जैसे यहाँ पर ए एक अलग पर्सन है, डी एक अलग पर्सन है, ई एक अलग पर्सन है, ए आई ओ यू ये सब कोई अलग अलग है, ठीक है, तो दैट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब वेल डिफाइंड तो मैंने बता दिया, ठीक है। दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड, ठीक है, लिस्टेड भी हो सकते हैं, डिस्क्राइब्ड भी हो सकते हैं। जैसे लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड का मतलब अगर हम लोग इस पैटर्न में लिख रहे हैं तो ये लिस्टेड हो गया। अब जब मैंने बोला वावल का सेट बनाओ तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो गया, प्रिपेयर ए सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं और भी यहाँ पर हमें मिलेगा डिटेल्स में कि एक्चुअली किसको लिस्टेड 3 तरह से हम लोग लिख सकते हैं, डिस्क्राइब फ्रॉम, रोस्टर फॉर्म, इस तरह से। देखते हैं एक एक करके। देखो ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट को एलिमेंट बोला जाता है, इसलिए मैंने ये देखो मैंने तो पहले ही बता दिया तुम लोगों को, देखो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट है उसी को एलिमेंट बोला जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट है। वी यूजुअली डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर। देखो मैंने ये भी बताया डिनोट किससे करना है, हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर डिनोट करना है कैपिटल लेटर से। तो मेरा ये सारा बात याद रखोगे तो एक्चुअली फिर वहां पर कंप्लीट हो ही गया हमारा सारा जो थ्योरी था स्टार्टिंग में, सब वही चीज बोल के रखा है, देखो कैपिटल लेटर में, हाँ। और एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। एलिमेंट स्मॉल लेटर में होगा वो सिर्फ अल्फाबेट के लिए एप्लीकेबल होता है, देखो अल्फाबेट के लिए एप्लीकेबल होगा। ये वाला भी मैंने तो नाम लिखा है ना, तो मैंने एबीसीडी लिखा है, अगर मैंने राम श्याम ऐसे कुछ लिखा होता तो ये फिर उसमें कैपिटल स्मॉल का तो बात नहीं होता है, लेकिन अंदर हमेशा स्मॉल लेटर लिखना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फाबेट वाला सेट हो सकता है कि हमें कोई नंबर वाला सेट दे दे, तो नंबर के केस में तो हमारा वो, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने बोल दिया कि हमें किस नंबर का बनाना है, मान लो इवन नंबर का सेट बनाना है, इवन नंबर सेट हमें प्रिपेयर करना है, तो इवन मतलब जो डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है, तो जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 होगा, और मैंने बोल दिया इवन नंबर ऑफ सेट लेस देन 10 तक बनाना है, तो फिर 9 भी नहीं होगा, उसके बाद 10 के नीचे करना है, तो 2 4 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 4 8 आ गया। तो ये इसमें देखो इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वाला तो कोई बात नहीं, हाँ ये जो सेट है इसे मतलब सेट का जो नाम है उसे तो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है, बट अंदर का एलिमेंट का जो बात इन लोगों ने क्या कहा है यहाँ पर कि उसे हम लोगों को स्मॉल लेटर से लेना है, लेकिन वो नंबर ऑफ डिजिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिर्फ अल्फाबेट के लिए एप्लीकेबल होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो ए में लिखा हुआ है ए आई ओ यू यानी सेट ऑफ वावल्स, बी में लिखा हुआ है देखो 2 4 6 8 10, सी में ये कुछ लिखा हुआ है, डी में कुछ ऐसा सेट लिखा हुआ है, ई में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो लिखने का फॉर्मेशन है इसे क्या कहा जाता है, देखो दिस फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, ठीक है, रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म। कौन से फॉर्म को बोलेंगे, रोस्टर और ब्रेसेस। इन दिस फॉर्म वी मेक ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एंड पुट इट विद इन अ ब्रेसेस, मतलब ये ऐसे ब्रेसेस दे दिया, इसके अंदर एलिमेंट रहेगा या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, इसे हम लोग बोलेंगे रोस्टर या फिर ब्रेसेस फॉर्म। तो पहला फॉर्म क्या हुआ, इसको लिख लो, पहला फॉर्म क्या हो जाएगा,
पहला फॉर्म हो गया फॉर्म ऑफ सेट। कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं? फर्स्ट हो गया रोस्टर, ये देखो ये सब नाम याद होना चाहिए, रोस्टर और ब्रेसेस, ठीक है। ये देखो रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रेसेस है, इसके अंदर एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे मान लो ए ई आई ओ यू, ये सेट ऑफ वावल्स मैंने लिख दिया, इसे हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या फिर ब्रेसेस फॉर्म। यहाँ पर बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और एक फॉर्म होता है डिस्क्राइब्ड फॉर्म, डिस्क्राइब्ड फॉर्म। डिस्क्राइब्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, ये देखो, दिस फॉर्म इज कॉल्ड, अच्छा इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग, ये लिस्ट जो हम लोग कर रहे हैं इसके अलावा वी कुड डिस्क्राइब देम एज फॉलोज, इसके अलावा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ए इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं सेट ऑफ वावल्स इन द अल्फाबेट, तो इसे कंप्लीटली ऐसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ वावल्स इन द अल्फाबेट, ठीक है। सेट ऑफ वावल्स इन द अल्फाबेट, यानी जब हम लोग इसे डिस्क्राइब करके लिखते हैं, ठीक है, जैसे डेफिनेशन की तरह अगर लिखते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये एक फॉर्म होता है। देखो इस फॉर्म में ए ई आई ओ यू को लिखा हुआ है द सेट ऑफ वावल्स इन द अल्फाबेट। तुम लोग बता सकते हो बी में एक्चुअली क्या किया हुआ है, इसको अगर डिस्क्राइब्ड फॉर्म में तुम लोग को लिखने बोले तो तुम लोग क्या लिखोगे, ये तो बहुत इजीली समझ में आता है, ए ई आई ओ यू, ये तो सेट ऑफ वावल्स है, ये तुम लोग समझ जाते हो। ये क्या 2 4 6 8 10, ये बता सकते हो, इसको अगर डिस्क्राइब करके लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या लगता है ये कैसा नंबर है? Set of even numbers where x is greater than equals to 2 and less than equals to 10. हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सब है सेट ऑफ इवन नंबर, ये देखो सेट ऑफ इवन नंबर, शायद इन लोगों ने सिर्फ सेट ऑफ इवन नंबर लिखा है, ये देखो द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अयन ने कहा वो भी सही है कि स्टार्टिंग हो रहा है लेस देन, मतलब स्टार्टिंग हो रहा है 2 से, ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो 2 से लेके 10 के अंदर जा रहा है, तो अगर हम लोग लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू उतना लिखने में थोड़ा अगर हमें कंफ्यूजन हो जाता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब बिटवीन बोल दिया, 2 से 10 के अंदर लिखना है जिसमें 2 और 10 जो है वो इंक्लूडेड होंगे, ये देखो 2 और 10 ये इंक्लूडेड है, और स्टार्ट बिटवीन इन दोनों के अंदर का हमें डेटा लिखना है, तो इसको डिस्क्राइब फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव। अच्छा ये सी को क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्यू आर पी, देखो ये परमुटेशन किए थे ना, तो अगर थोड़ा सा याद आता है, देखो पी क्यू आर पी आर क्यू, मतलब मुझे लग रहा है देखो तीन अल्फाबेट है जिसे अलग अलग तरह से अरेंज किया गया है ना, 3 अल्फाबेट है, इसे अलग अलग तरह से अरेंज किया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब जब करोगे तो एक सुंदर सा लैंग्वेज में तुम लोग को उसे बताना पड़ेगा, तब वो पढ़ के समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या बोला गया है, तो वहां पर लैंग्वेज तुम लोगों का सुंदर होना चाहिए। तो बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखना चाहिए, पी क्यू आर, ये देखो मैंने तो बता दिया कि क्या है, पी क्यू आर 3 सिंगल जो अल्फाबेट है उनको मिला के, ठीक है, उनको मिला के उनका अलग अलग अरेंजमेंट किया गया है, तो इसमें लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लो एक बार, देखो क्या लैंग्वेज लिखा है, देखो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स पी क्यू एंड आर, ठीक है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट किया गया है, मैंने तो अरेंजमेंट लैंग्वेज भी तुम लोग को बताया, ठीक है, परमुटेशन ये भी एग्जांपल दिया कि हम लोग परमुटेशन में ऐसे किए हैं, तो सेट ऑफ ऑल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये किस चीज का अरेंजमेंट है, मतलब ये अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या कलेक्शन है, 1 3 5 7 9, ये क्या लगता है क्या है, 1 3 5 7 9, Set of odd numbers between 1 and 9 हाँ both inclusive. इंक्लूसिव, एकदम करेक्ट। देखो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, तो तुम लोग को थोड़ा ये समझना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल ऑड डिजिट बिटवीन 1 and 9 बोथ इंक्लूसिव, एकदम सिंपल हो जाता है, इससे हम लोग इजीली लिख पाते हैं। ई का दिया हुआ है 1, 2, ठीक है, तो इसका दिया हुआ है द सेट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये थोड़ा बोल पाना टफ हो जाएगा कि 1 2 अचानक से क्यों लिखा हुआ है, तो इतना हम लोग समझ सकते हैं 1 2 और उसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग क्या समझेंगे ये सेट ऑफ क्या है, तो देखो इन लोगों ने
ने यहाँ लिखा है सेट ऑफ रूट ऑफ द, मतलब इस इक्वेशन का रूट है, रूट मतलब x का सोल्यूशन अगर करोगे तो x का वैल्यू 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है, यहाँ से देख के तो ऐसे बोलना पॉसिबल नहीं है कौन सी इक्वेशन का रूट है, लेकिन पढ़ने के लिए दिया है तो आप लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये डिस्क्राइब फॉर्म में हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, सेट बी डी एंड ई कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कुछ और भी एक फॉर्म है जिसके थ्रू से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो कौन कौन से सेट को चेंज किया है, बी को, डी को और ई को। कैसे लिखा है देखो, बी डी ई को कैसे लिखा है, बी का क्या था, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10 बोथ इंक्लूसिव, ये है फुल्ली डिस्क्राइब्ड फॉर्म। और थोड़ी देर पहले तुम लोग जो लेस देन इक्वल ये सब जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है सेट बिल्डर और अलजेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड। पहले नाम लिख देते हैं, और एक मेथड क्या है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, अलजेब्रिक, सेट बिल्डर, अलजेब्रिक और रूल मेथड, ठीक है। यहाँ पर सच दैट ये वाला चीज लिखा जाएगा, सच दैट मतलब अभी समझाते हैं। देखो ये सेकंड ब्रैकेट तो होगा, सेकंड ब्रेसेस यूज करना है, लेकिन देखो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेकंड ब्रैकेट यूज नहीं होता। यहाँ पर देखो ऐसे सेकंड ब्रैकेट तो यूज होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लिखने का पैटर्न अलग हो जाएगा। ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर हमेशा x को हम लोग मानेंगे कि ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर जो भी डेटा लिखना है उसको x मानेंगे। देखो पहले b में क्या लिखा हुआ है, x, और ये जो ऐसे दो गोला गोला दिया हुआ है ना ऐसे, इसको बोला जाता है सच दैट। इसको क्या बोला जाएगा, सच दैट। हम यहाँ पर भी लिखते हैं, ये देखो ऐसे लिखना है, ये जो नोटेशन है इसे बोला जाएगा सच दैट। x, सच दैट x ऐसा एलिमेंट होगा दैट इज x इक्वल टू, x इक्वल टू, अब इसमें क्राइटेरिया ऐड करेंगे। क्राइटेरिया क्या था, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, देखो 2 से 10 तक, ठीक है। तो 2m, x का वैल्यू इन लोगों ने क्या मान लिया है, 2m मान लिया है। देखो इसको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, x का वैल्यू इन लोगों ने मान लिया है 2m, और m का मतलब क्या लिया है, देखो 2m, m being an integer, m being an integer, m being an integer, m being an integer lying in the interval, ये लिखना है lying in the interval, lying in the interval 0 less than m less than 6, 0 less than m less than 6। देखो अब इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि 2 से 10 तक होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसको समझो, x सच दैट x ऐसा होगा कि x इक्वल टू होगा 2m, ठीक है, और m का वैल्यू क्या है, 0 लेस देन m, यानी इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो m ग्रेटर देन 0, 0 m से कम है, इसका मतलब m 0 से ज्यादा है, और m लेस देन 6, m लेस देन 6 मतलब m का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 6 से कम, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम है, और 0 नहीं होगा क्योंकि m 0 से ज्यादा है, पहले ये बोला है, ठीक है। तो बताओ x का वैल्यू क्या क्या होगा, अगर 2 इंटू m करेंगे तो m का तो वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो पहला वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, दूसरा वैल्यू 2 इंटू 2 4, तीसरा वैल्यू 2 इंटू 3 6, नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 5 10, तो क्या क्या आ गया, 2 4 6 8 10, यही तो था, यही तो था, ये देखो 2 4 6 8 10 यही वाला था, ये देखो 2 4 6 8 10। मतलब अगर हम लोगों को इस फॉर्म में लिखना है दैट इज सेट बिल्डर और अलजेब्रिक या फिर रूल मेथड में, तो हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर्टीज लिखना है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ सेट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। इसे और एक नाम भी बोला जाता है, चलो इसे भी लिख लो क्योंकि एमसीक्यू में ये सब पूछा जाता है, प्रॉपर्टी मेथड। चलो रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, देखो कितना सारा नाम है, सेट बिल्डर, अलजेब्रिक, प्रॉपर्टी और रूल मेथड, इतना सारा नाम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दिस सिंबल और ये वाला, ये जो सिंबल, ये भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये सच दैट के लिए, सच दैट के लिए ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे एक टेढ़ा सा स्लैश, ये देखो, ये हम यहाँ पर सच दैट, ये एक सच दैट हो जाएगा, या फिर ये वाला, ये यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो
ये दिख रहा है, ये ऐसे स्लैश रीड एज सच दैट इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट ऑफ एलिमेंट बना हुआ है उसे देख के हमें इस तरह का प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा जो उस एलिमेंट को, सेट ऑफ कलेक्शन को सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो डी के लिए क्या लिखा था, डी में क्या था, सेट ऑफ ऑड डिजिट बिटवीन 1 एंड 9। तो देखो क्या क्या था, x सच दैट x ऐसा होना चाहिए, सच दैट का मतलब x इक्वल टू 2n माइनस 1 वेयर 0 लेस। अब तुम लोग सोचोगे मैम ये सब हम लोग कैसे समझ में आएगा कि 2n होना चाहिए, 2n माइनस 1 होना चाहिए, ये थोड़ा सा तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, ये सब मैक्सिमम जब 11 12 में मैथ रहता है तो ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यू पर्पस में तुम लोगों के लिए ये चैप्टर उतना टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये है तो एक बार सीखना है, सीखो, लेकिन इसके ऊपर उतना एमसीक्यू नहीं आएगा। तो देखो 2n माइनस 1, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग को कैसे पता चलेगा 2n माइनस 1 ही करना है, तो ये दिमाग लगा के करना पड़ता है, अदरवाइज तुम लोग को लेस देन इक्वल टू करके कर सकते हो। तो ये देखो n का वैल्यू, n मतलब नंबर, n को हम लोग इंटीजर डिफाइन कर दिए, ठीक है, और n का वैल्यू लेस देन 0 यानी n ग्रेटर देन 0, 0 लेस देन n, और n जो है वो लेस देन 5। तो n का वैल्यू 0 से ज्यादा यानी 1 2 3 और 4 तक जाएगा क्योंकि 5 से कम है, और n का वैल्यू 2n माइनस 1 कर दिया है, तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया, और यहाँ पर 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 1357, देखो ऑड डिजिट 1357, यहाँ पर देखो 1357 ही मिलेगा, 57, अच्छा 9 रह गया क्या मेरा, 9 कैसे आया, लेस देन 5 है, 4 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 1, इन लेस देन 5, 9 कैसे आएगा फिर, 13579। अच्छा मेरा क्या गलत हुआ यहाँ पर एजम्पशन, एक मिनट देख लेते हैं। 2n माइनस 1 वेयर 0 लेस देन n यानी n ग्रेटर देन 0, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 4 और n लेस देन 5 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 5 देना चाहिए था इन लोगों को। अगर लेस देन इक्वल टू 5 होगा देन n का वैल्यू 5 भी हो जाएगा, तो 5 होने से 10 माइनस 1 9 होगा, यहाँ पर गलत है, n लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए तभी होगा। अगर n लेस देन 5 होगा तो n का वैल्यू तो 4 तक ही जाएगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ, यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। और e के लिए देखो लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x का वैल्यू 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला, ये देखो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म क्या है, x सच दैट सेटिस्फाइज properties P. This means the set of all those x such that x satisfies the properties P. तो यहाँ पर क्या लिखना है, जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो ये देखो, ये तो एक एग्जांपल हो गया, इसका अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहते हो, x such that x satisfies the properties P, ठीक है। और अगर P से मतलब प्रॉपर्टी है इसलिए P से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, P से प्रॉपर्टी के लिए डिनोट किया जा रहा है, x such that x satisfies properties P. This means the set of all those x such that x satisfies the properties P. I think तुम लोग ये समझ गए हो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बेसिस पे लिखना है। अच्छा अब देखो सेट कितने तरह का सेट हो सकता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, देखो फाइनाइट मतलब जहां पर हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जो अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे सेट के अंदर तो हम लोग उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट, और अगर हम लोग अनकाउंटेबल है, नहीं काउंट कर सकते तो हम लोग उसे बोलेंगे इनफाइनाइट बोलेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि सेट बनाओ, जो सेट किस चीज का बोले, जैसे मान लो स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, आसमान में जितने सारे स्टार्स हैं उनका सेट बनाओ, तो क्या तुम लोग बना सकते हो, पता है किसी को भी कितने सारे स्टार हैं, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, या फिर क्या कभी काउंट किया हुआ है, मतलब कोई साइंटिस्ट किसी कोई भी बता पाया कि कितना सारा स्टार है एग्जैक्टली?
नॉन। नहीं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। या फिर अगर हम बोल देते हैं, ये तो तुम लोग सोच रहे होगे ये तो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल बोल रहे हैं मैम, ठीक है, लेकिन ये भी होता है, ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि काउंट अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे देखो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल मतलब हम लोग लिख ही नहीं पा रहे कि कितना सारा, वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो इनफाइनाइट में और क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो सेट ऑफ मान लो नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारा नंबर, जीरो को छोड़ के बाकी सारा नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या लिखेंगे जीरो को छोड़ के, तो 1 2 3, क्या इसके बाद हम लोग रुक सकते हैं, या फिर हम लोग जितना चाहे उसे काउंट कर सकते हैं, 100 101 102 ऐसे करके हम लोग जितना बोल पाए, लेकिन क्या इसका गिनती खत्म होगा, क्या ये खत्म हो सकता है, इसका काउंट कभी भी कोई नंबर का काउंटिंग क्या खत्म हो सकता है, 100 100 के बाद 200 आ जाएगा, 400 500, फिर 100 छोड़ के हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, बहुत कुछ हो सकता है, क्या ये खत्म होगा, एक बार सोचो, क्या ये खत्म होगा? नहीं, तो ये भी हो गया इनफाइनाइट। लेकिन फाइनाइट सेट क्या होगा, जहां पर काउंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, जैसे ये वाला सेट ऑफ वॉवल्स, ये काउंट कर सकते हैं ना, सेट ऑफ वॉवल्स क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये तो फिक्स्ड है, ये तो 5 ही होता है, इससे ना तो कम होता है ना तो ज्यादा होता है। या फिर मान लो सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, तो कितने सारे हो जाएंगे, अगर सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट, कितने सारे अल्फाबेट्स होते हैं बताओ, 26 अल्फाबेट होते हैं ना, हाँ 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये लिखने में तो टाइम लगेगा, बट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, लेकिन जिसका काउंटिंग खत्म नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट। ये देखो, ए सेट में कंटेन आइदर ए फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स और एलिमेंट, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसी को एलिमेंट बोलते हैं। अब उसका और एक नाम भी हम लोगों ने जाना, मेंबर। चलो इसे भी एक बार नोट डाउन कर लो कि मेंबर भी बोला जाता है, यहाँ पर ये वाला चीज मुझे ध्यान नहीं था, ये एलिमेंट के साथ ये मेंबर भी लिख लो, ठीक है, मेंबर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है देखो, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज वेरी लार्ज और इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा है या फिर काउंट नहीं कर सकते, इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू लिस्ट देम। जैसे इम्प्रैक्टिकल तारा वाला एग्जांपल था, ठीक है, स्टार्स को काउंट करना एक इम्प्रैक्टिकल बात हो गया। अब ये नंबर को काउंट करना, हम ये नहीं बोलेंगे कि इम्प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल ऑब्वियसली है, ठीक है, इम्पॉसिबल ऑब्वियसली है। तो ये चीज देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इम्पॉसिबल टू लिस्ट देम ऑल इन विच वी लिस्ट फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स फॉलो। लेकिन कुछ एलिमेंट हम लोग एटलीस्ट लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1 2 3, लेकिन बाकी उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए डॉट डॉट दिया हुआ है, लेकिन अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट। डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस इतना ही है कि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है, जबकि होल नंबर्स में जीरो आता है, ठीक है। तो ये देखो सेट ऑफ होल नंबर्स कर लो तो वो भी इम्पॉसिबल है पूरा चीज हमारे लिए लिख पाना, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ सेट आर यूजुअली कॉल्ड एलिमेंट्स, ये तो हम लोगों को पहले ही पता है, द मेंबर ऑफ सेट, ठीक है, सेट का जो मेंबर है उसे मेंबर बोल लो, ऑब्जेक्टिव बोल लो, उसे एलिमेंट बोला जाता है। जैसे कि ए ई आई ओ यू, इसमें ए एक एलिमेंट है एंड वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, ये समझा रहे क्या है, बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये क्या चीज है देखो, ये क्या चीज है देखो, अच्छा, यहाँ पर मान लो मैंने दो सेट लिखा है, एक ए इक्वल टू लिखा है ए ई आई ओ यू सेट ऑफ वावल्स, और एक बी सेट लिखा है, देखो सेकंड ब्रेसेस के अंदर लिख रहा है और उसमें हमेशा इस तरह से कॉमा कॉमा देके डिस्टिंक्ट करके दिखाना है हमें ऑब्जेक्ट को। कॉमा का मतलब ही होता है ए ई से अलग है, ई आई से अलग है, आई ओ से अलग है, इसी से डिस्टिंक्ट समझाया जाता है। और बी में मान लो है 2 4 6, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये सब एक एक एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है या फिर मेंबर है। अब ये जो मेंबर, ये जो ई है, ये इस ए सेट का मेंबर है, ये समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो हम लोग ये यूज करेंगे, ई लिखेंगे, ई बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन है ना ऐसे ऐसे वाला, ठीक है, कुछ ऐसे करके ऐसे किया जाता है, ये साइन, ये ग्रीक साइन है, इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है, मैथ्स में ये यूज होता है, इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू मतलब इसके साथ बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर है। लेकिन अगर हम ये बोल दे कि 9 क्या बी में बिलोंग कर रहा है, 9 बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही बोला मैंने, या फिर 9 नॉट बिलोंग्स टू बी है? बताओ, 9 नॉट बिलोंग्स टू बी है या बिलोंग्स टू बी है? नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू, तो उसके लिए ऐसे काट देना है, ठीक है। ये जो साइन है इसको ऐसे काट देना है, इसको बोला जाता है नॉट बिलोंग्स, ठीक है। इसे बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ये जो साइन है इसे नॉट बिलोंग्स टू, ये जो साइन है इसे हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या बोला है देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट P इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, वी से दैट P इज सबसेट ऑफ Q, वी राइट P सबसेट ऑफ Q, Q इज सेड टू बी सुपरसेट ऑफ P, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सा पॉइंट डील करेंगे? अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सेट में, यहाँ पर फाइनाइट इनफाइनाइट। अब पढ़ने वाले हैं सबसेट एंड सुपरसेट। ये देखो, सबसेट एंड सुपरसेट, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। सबसेट और सुपरसेट क्या होता है देखो। अच्छा, जैसे एक सेट मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट है P जिसमें 2 एलिमेंट है AP। एक सेट है Q, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है ABC, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ P का 2 एलिमेंट है A और B, क्या A और P का जो भी मेंबर है वो सारा का सारा क्या Q में भी है? P का जो भी मेंबर है क्या वो पूरा Q का मेंबर है? P में जितने भी यस है ना। तो यहाँ पर देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P, ऐसे लिखेंगे तो तुम लोग डेफिनेशन भी समझ जाओगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P इज also element of Q, अगर also element of Q है, ठीक है, then P को क्या बोला जाएगा? then P is subset of Q। P जो है Q का सबसेट है। अब इसको ड्रॉ करने से भी तुम लोग देखो समझ जाओगे, क्योंकि सेट थ्योरी में ड्रॉ भी किया जाता है, इसे बोला जाता है यूलर्स वेन डायग्राम, ठीक है। यूलर्स मेथड होता है, वेन डायग्राम बोला जाता है जो ड्रॉ किया जाता है। अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो ये एक्चुअली ये सर्कल से ड्रॉ किया जाता है बेसिकली। ये देखो, सर्कल से ड्रॉ किया जाता है, ये देखो, ठीक है। ये सर्कल में मैंने लिख दिया, ये देखो A B और C, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये ऐसे लिखेंगे तो सर्कल ठीक नहीं बनेगा। चलो A B और C, और ये कौन सा सेट है? Q। जब वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें हम लोग सर्कल करेंगे और बाहर में एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स रहता है, ठीक है। बाहर में एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स रहता है और इसमें एक सर्कल रहता है। तो ये पूरा सर्कल Q है, ये पूरा सर्कल Q है। और ये स्क्वायर बॉक्स क्या है पता है? ये स्क्वायर बॉक्स यूनिवर्स है, यूनिवर्स, ठीक है। और ये राउंड जो है ये Q है। अब ये AB जो है वो P का हिस्सा है, ठीक है। AB जो है वो P का हिस्सा है, तो AB को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, मतलब P को, ये P हो गया। वैसे मेरा राउंड तो हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये P हो गया, ठीक है। P हो गया। मतलब एक चीज देखो, ये मतलब बच्चे और माँ के रिलेशन की तरह नहीं होता है। जैसे माँ के पास बच्चा रहता है, ठीक है, मतलब जब उसका जन्म नहीं होता है तो माँ उसे अपने अंदर रखती है, कंटेन करके रखती है। उसी तरह से देखो, मतलब बच्चा और माँ की तरह बात हो गया। ये देखो, ये हो गया चिल्ड्रन सेट, P जो है चिल्ड्रन सेट हो गया, और Q जो है वो मदर सेट, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो ये देखो, ये हो गया सबसेट। सबसेट कब होगा? जब सारा का सारा फीचर्स P का Q के अंदर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर PQ लिया है। तो कोई भी एक सेट का अगर सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये जो छोटा सेट है उसे हम लोग बोलेंगे सबसेट, और जो बड़ा सेट है उसे हम लोग बोलेंगे सुपरसेट। ये देखो, P is subset of Q and Q is superset of P, superset of P, इसको बोला जाएगा सुपरसेट बोला जाएगा, ठीक है। अब इसका भी नोटेशन होता है, जैसे देखो बिलोंग्स टू हम लोग लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं या फिर ये वाला साइन यूज कर सकते हैं। वैसे ही सबसेट के लिए क्या नोटेशन यूज करेंगे देखो, P, ये हो गया P सबसेट ऐसे, ठीक है। थोड़ा U को ऐसे मतलब इधर ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा सबसेट का साइन, ठीक है, ऐसे U,
P सबसेट ऑफ Q, और Q को बोला जाएगा सुपर सेट ऑफ P। मैंने पहले ही बोला Q इज सुपर सेट ऑफ P। ये चीज यहाँ पर लिखा था, देखो if every element of set P is also an element of set Q, we say that P is a subset of Q। we write P subset of Q इस तरह से, Q is said to be superset of P। ये सुपर सेट मतलब पेरेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैंने यही वाला एग्जाम्पल लिया, और एक एग्जाम्पल है देखो 2 4 6 8 10। ये n मतलब नेचुरल नंबर्स। अभी तो मैंने कहा नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन A which is not in B, then A is not a subset of B। ठीक है। अच्छा अब देखो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख तो दिया है लेकिन इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। If there exists even a single element in A which is not in B, then A is not subset of B। जैसे यहाँ पर P A B है, ठीक है, और Q जो है वो है B C और D। ठीक है, B C और D। तो यहाँ पर बताओ क्या P सबसेट हो रहा है Q का? क्या P का सारा फीचर्स Q में बिलोंग कर रहा है? क्योंकि Q में ही बिलोंग कर सकता है, क्योंकि Q मैक्सिमम है। देखो Q बड़ा सेट होगा, Q में क्या क्या है, B C D। देखो Q में क्या क्या है, B C D। P में क्या है, A B है। ठीक है, P में क्या है, A B है। तो अगर हम लोग इसको Q से डिनोट करते हैं, बिकॉज मैंने ये Q लिखा, अब P में तो A और B है। अब बताओ ये इसके अंदर कैसे आएगा, मतलब वो मदर और चिल्ड्रन वाला रिलेशन कैसे सेटिस्फाई करेगा? इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया कि माँ और बच्चे की तरह सोचना है हम लोगों को। तो P में एक ऐसा एलिमेंट है जो Q में नहीं है। वो कौन सा एलिमेंट है बताओ? P में एक ऐसा एलिमेंट है जो Q में नहीं है, कौन सा? ए जो है, ए नॉट बिलोंग्स टू Q होके रखा है। अब ये ड्रॉ भी जब करने जाओगे देखो कितना मुश्किल बात हो जाएगा। हम लोग P को कैसे ड्रॉ करें? P में A और B है, B को तो हम लोग ले पा रहे हैं लेकिन ओनली P इज नॉट डिफाइंड P। P में A भी है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं वो मदर और चिल्ड्रन वाला रिलेशन के साथ, उस तरह से ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा है जो कि दूसरे सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, वो सबसेट नहीं है। यहाँ पर A B से दिया है, इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन A which is not in B, then A is not a subset of। यहाँ पर A B से लिखा है, हम लोगों ने जो एग्जांपल से समझा है हम लोग उसके हिसाब से लिखते हैं कि यहाँ पर लिख दो इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर, या फिर लिख देते हैं, अच्छा इसको ही पहले लिख देते हैं, इवन ए सिंगल एलिमेंट इन P that is A। इस एग्जाम्पल में A that is A which is not in B, which is not in, यहाँ पर हम लोग का क्या है Q, which is not in Q, then P is not subset of Q। P is not सबसेट ऑफ Q। P जो है वो Q का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसेट होने के लिए ये बच्चे और माँ वाला रिलेशन होना चाहिए। तो बच्चा पूरा का पूरा माँ के पास रहेगा, ठीक है, वो पूरा ऐसे रहेगा, तो ये पेरेंट्स चिल्ड्रन वाला रिलेशन हो गया। तो ये देखो बच्चे के अंदर पूरा माँ बाप का ही फीचर्स आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो ये फीचर्स नहीं मैच कर रहा है तो फिर ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये इसका सुपर सेट भी नहीं हुआ, ठीक है। सबसेट होगा तभी तो सुपर सेट होगा। अच्छा नेक्स्ट, if set P has same element as set Q, then set P and Q are said to be equal set। अच्छा अब इक्वल सेट पढ़ेंगे। देखो इक्वल सेट किसे बोला जाता है? इक्वल सेट का मतलब मान लो P में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और Q में भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। दो इसमें भी जो एलिमेंट है इसमें भी वही एलिमेंट है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये मान लो यहाँ पर एलिमेंट मैंने इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इसको P सेट भी बोल सकते हैं एज वेल एज इसको Q सेट भी बोल सकते हैं। उसके लिए मुझे अलग ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, यानी दोनों बराबर है, यानी दोनों बराबर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो इक्वल सेट का मतलब इफ सेट P हैज सेम एलिमेंट। अब P से भी तुम लोग जनरल फॉर्म लिख सकते हो, Q से भी लिख सकते हो, वहां तो तुम लोग को लिखना है नहीं, सिर्फ MCQ सॉल्व करना है। तो एक बार डेफिनेशन पता होगा तभी कर पाओगे। इफ सेट ऑफ P या फिर इफ एनी सेट
if set P has same element as set Q, then they are said to be इक्वल सेट। ठीक है, इसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। अच्छा, तो बताओ क्या पी क्यू एक दूसरे का सबसेट भी हो रहा है? एक बार सोचो, क्या पी क्यू एक दूसरे का सबसेट हो रहा है? यस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो P का सारा क्योंकि सबसेट मतलब क्या था, कोई भी एक सेट का सारा एलिमेंट अगर दूसरे वाले सेट में है, तो अगर P के रेस्पेक्ट में देखो P का सारा एलिमेंट Q में है, Q के रेस्पेक्ट से देखो तो Q का सारा एलिमेंट P में है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, P सबसेट ऑफ Q, Q सबसेट ऑफ P, P सुपरसेट ऑफ Q, Q सुपरसेट ऑफ P। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इस तरह से जब होता है तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। इसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे तुम लोग समझ जरूर पा रहे होगे, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट है। तो P Q का सबसेट हो रहा है जिस रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो P सुपरसेट भी हो रहा है Q का। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, इट इज ऑल्सो सबसेट बट नॉट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो था ना, ये सबसेट एज वेल एज प्रॉपर सबसेट भी था। ये जो था इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपरली सबसेट, इसीलिए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि P में नहीं बिलोंग कर रहा है। P और Q ऐसा है तो प्रॉपर सबसेट कब हुआ? एक ऐसा एलिमेंट था C जो कि P में नहीं बिलोंग कर रहा था, तब हम लोग उसे बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है P का जो कि Q का जो कि P में नहीं है। देखो ये पूरा का पूरा है, और अगर उल्टे तरफ से देखोगे तो P में जितना सारा एलिमेंट है वो Q में तो है, लेकिन Q के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि P में नहीं है। तो एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास कम से कम होना चाहिए जो कि हमारे सबसेट में नहीं है, जो कि हमारे सबसेट में नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो प्रॉपर सबसेट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग उसे बोलेंगे ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस तुम लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, if every element of P also an element of Q, we say that P is subset of Q, we write, अच्छा Q is, for example ये तो मैंने बता दिया, चलो यहाँ तक हो गया था। if set P has element सेम एलिमेंट, ये मैंने बता दिया इक्वल सेट। अच्छा, इक्वल सेट के साथ साथ ये पॉइंट भी हो गया। इक्वल सेट के साथ साथ मैंने तुम लोग को प्रॉपर सबसेट भी समझाया, वो शायद बाद में बोला होगा इन लोगों ने। अच्छा, ये देखो ये एक ऐसा लिखा हुआ है, इसे बोला जाता है फाई। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? फाई बोला जाता है। Phi a set which has no element is called empty set or null set. ठीक है, the symbol phi denotes null set. Phi is a proper subset of all the set but phi has no proper subset. ये फीचर्स भी हम लोग समझेंगे, पहले ये phi वाला क्या होता है ये समझ लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे empty set और null set। नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज empty set और null और void भी बोला जाता है। void तुम लोग इसमें क्या बोलते हैं उसे, लॉ में पढ़े होंगे। ठीक है, लॉ में पढ़े होंगे। एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब खाली, void मतलब क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, तो कैसे होगा ये? ऐसे एक ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे थीटा जैसे, ये ना मतलब एक्चुअली थीटा ऐसे भी होता है, ये बड़ा वाला थीटा है। जैसे हम लोग का स्मॉल लेटर होता है ना ए, ये ए हो गया, उसी तरह से ग्रीक में भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होता है, ये कैपिटल थीटा है। ठीक है, इस सेट ये जो है इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल को हम लोग यूज करते हैं एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, इस सेट विच हैज नो एलिमेंट, अगर ऐसा कोई सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल और void सेट। ठीक है, अब इसे कैसे डिनोट करेंगे? मान लो एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम लोग, ये मान लो ए सेट है, ये हो गया हमारा नल सेट। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये नल सेट हो गया। अदरवाइज हम लोग सिर्फ a इक्वल टू
ये ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, a इक्वल टू ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये भी नल सेट बताएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा करते हो, इसको सेकेंड ब्रैकेट में दे देते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन नहीं होता है। ये जो है इसका मतलब ही हो गया कि सेट हमारा नल सेट है, मतलब बेसिकली ये ए भी हटा दो, ठीक है, इसका मतलब ही ये समझ में आ जाएगा कि ये नल, लेकिन ए से डिनोट करना है तो सेकेंड ब्रेसेस में इसको ब्लैंक रख दो तो ये नल सेट हो गया, अदरवाइज ये सिंबल लिख दो नल सेट हो गया, लेकिन ए लिख के फिर सेकेंड ब्रैकेट उसके अंदर ये, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट हो गया जो कि ए सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा तो बात है नहीं, तो ये गलत प्रेजेंटेशन है। तो या तो ऐसे प्रेजेंटेशन करना है या तो फिर ऐसे प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट क्या हो गया, ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर बोला है ना कि थीटा इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट बट नो प्रॉपर सबसेट, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसके हिसाब से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए सेट है 3, ठीक है, और एक बी सेट है 2 3 5, ठीक है। अच्छा, और एक सेट ले लेते हैं P 1 2, और एक सेट ले लेते हैं Q 2 3 5, ठीक है, 2 3 5। यहाँ पर मुझे पहले ये बताओ कि कौन किसका सबसेट है, पहले ये वाला बताओ, ए और बी में कौन किसका सबसेट है, उसके बाद हम लोग वो प्रॉपर्टीज को समझेंगे। बताओ, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। अब बताओ प्रॉपर सबसेट है या फिर सिर्फ सबसेट है, ये जो रिलेशन प्रॉपर सबसेट, ये रिलेशन प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी में ऐसा एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है, या तो एक क्या दो एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। कौन सा 2 एंड 5, ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अच्छा, ये बताओ क्या ये इसका सबसेट है? मैम क्यू এর ভ্যালুগুলো কি? 2 3 5 না, তাহলে सबसेट না, नहीं होगा। P नॉट अ सबसेट ऑफ Q, ठीक है, P नॉट अ सबसेट ऑफ Q। अब सबसेट ही नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉपर और बिना प्रॉपर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो इसको एक बार बताते हैं, ये फीचर्स बताएंगे लास्ट में। ये वाला पॉइंट एक बार ड्यू रख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट एक बार ड्यू रख रहे हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो अभी मैंने तुम लोगों से पूछा, देन P इज अ सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q, बट P और Q इक्वल नहीं है, ठीक है, P और Q इक्वल नहीं है, इसीलिए P को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। इन लोगों ने ये चीज बाद में बोला था, मैंने ऐसे तुम लोगों को पहले भी समझा दिया था। देखो कौन सा प्रॉपर सबसेट होता है, कौन सा प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। एक चीज याद रखो, अगर इक्वल हो जाता है तो वो सबसेट तो होगा बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल था, इक्वल है, सबसेट है, बट प्रॉपर सबसेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद to give completeness to the idea of subset we include the set itself and empty set, ठीक है। अब धीरे धीरे वही वाला ये जो पॉइंट ड्यू रखा था वो आ रहा है, देखो, तो we include the set itself and the empty set। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हम लोग सबसेट का पूरा आइडिया मतलब देखना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेट इटसेल्फ और एम्प्टी सेट दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो क्या होता है, आगे क्या बोला एक बार देख लेते हैं। द एम्प्टी सेट इज वन व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट, पहले सीख लिया हम लोगों ने, एम्प्टी सेट को बोला जाता है नल और वॉइड सेट, यूजुअली डिनोटेड बाय दिस और ग्रीक लेटर दिस, ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। टू बी रीड एज 5, अच्छा इसे 5 बोलोगे, ठीक है, ये थीटा मत बोलो, इसे 5 बोलना, ठीक है। 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्या बोलोगे 5, PHI, ग्रीक लेटर है 5। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अब ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि इंक्लूड इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट, ये क्या चीज है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 36 इज अ नल सेट। अच्छा, नल सेट का एग्जांपल दिया, चलो लिखते हैं। नल सेट का एग्जांपल जो है वो तो मैंने बताया नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, एग्जांपल लिख लो, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36 नल आएगा। क्यों? प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 और उस नंबर को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तो 32 के बाद क्या आ जाएगा,
नहीं क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 36। अच्छा हाँ बताओ प्राइम नंबर्स कौन सा आएगा, 32 और 36 के अंदर क्या कोई प्राइम नंबर आएगा? 32 और 36 के अंदर क्या कोई प्राइम नंबर आएगा? नो, नहीं आएगा। ठीक है, 32 और 36 के अंदर कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। इटसेल्फ के मतलब इट्स मतलब 32 के बाद क्या आएगा? 33। तो 33 जो है 33 वो 11 से भी तो डिवाइड हो सकता है, तो 33 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 33 से डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा क्या और कोई डेटा से हो सकता है? हो सकता है 11, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 34 तो 2 से हो जाएगा, और क्या होगा 1 से होगा, 34 से, और किसी से देखना भी नहीं है क्योंकि इटसेल्फ एंड 1 छोड़ के अगर कोई भी एक डिजिट से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। 35 तो 5 से होगा, 7 से होगा, 1 से होगा, 35 से होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और 36 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 136 के अलावा 2 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, दिस इज नॉट आल्सो प्राइम नंबर। तो इसीलिए ये हो जाएगा एक वॉइड या फिर नल सेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोगों ने नहीं लिखा था तो वो लिख लिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये वाला पॉइंट देखते हैं कि द सबसेट ऑफ, इसका सबसेट बना है एक सेट का 1 2 3। चलो हम लोग भी यही वाला एग्जांपल लेते हैं, सबसेट बनाते हैं। एक सेट ले लिया a इक्वल टू 1 2 3, इसका सबसेट बनाओ। सबसेट मतलब क्या होगा? सबसेट मतलब जो एलिमेंट कम से कम, देखो कम से कम सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसेट होने के लिए या तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो भी सबसेट होंगे लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, या फिर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर सिर्फ ये 1 2 3 दिया हुआ है और इसका हम लोग को सबसेट करना है तो ये सबसेट किस किस को इंक्लूड करेगा? देखो क्या क्या डेटा को इंक्लूड करेगा। तो 1 सबसेट ऑफ 1 2 3 होगा कि नहीं बताओ? 1 सबसेट ऑफ 1 2 3 हो सकता है? एक बार सोचो, 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 और नॉट? यस। ठीक है, इस तरह से 2, इस तरह से 2 3, ये तीनों क्या 1 2 3 का सबसेट है? ठीक, अच्छा उसके बाद 1 2 और क्या होगा बताते जाओ। 1 2 मतलब पार्ट पार्ट करके बताओ। 1 2 1 2 1 3 3 और 2 3 2 3 और 3 1 ना, क्या बता रहे हो? 2 1 नहीं होगा, एक ही होगा, मतलब इसको इंटरचेंज करने से डिफरेंस नहीं होगा। देखो इंटरचेंज करने से क्यों डिफरेंस? 1 2 3 हाँ 1 2 3 होगा। देखो इंटरचेंज करने से क्यों डिफरेंस नहीं होगा, तो ये वाला एग्जांपल देखोगे तो तुम लोग समझ जाओगे। अगर 1 2 लिख रहे हो तो 2 1 का कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? ये देखो ना, अगर हम लोग ए ई आई ओ यू लिखते हैं या फिर इसी को आई ई ओ यू ए लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेट में हम लोग इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 3 स्टूडेंट को हम लोगों ने लिया था, ए डी ई लिखा था, अब इनका नाम इस तरह से ना लिख के अगर हम लोग ई ए डी इस तरह से लिस्ट डाउन करते तो भी तो ग्रुप वही हो रहा है, सेट वही हो रहा है। तो सेट में ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये वाला फीचर, ये कंफ्यूजन होता है इसीलिए इसका फीचर्स होता है कि सेट में 1 2 लिखो या 2 1 लिखो बात एक ही होगा। 1 2 लिखो या 2 1 लिखो बात एक ही होगा। तो यहाँ पर देखो कितना सारा सबसेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक सबसेट हम लिखते हैं। तुम लोग बताओ कि ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। ये मैंने कौन सा सेट लिखा है? ये क्या सेट है? अभी सीखा था हम लोगों ने, बताओ, भूल गया नाम, अभी सीख। और एक नल सेट। नल सेट, तो नल सेट क्या किसी सेट का सबसेट हो सकता है? सोचो एक बार। यस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट लिखा नहीं है, खाली। ठीक है, खाली। तो ये देखो यहाँ पर हमारा कितना सारा सबसेट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कौन सा प्रॉपर सबसेट है? क्या 1 प्रॉपर सबसेट है या फिर सिर्फ सबसेट है? 1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 या फिर सबसेट ऑफ 1 2 3? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, क्योंकि 1 के अलावा यहाँ पर ऐसा 2 एलिमेंट है जो कि ए में बिलोंग कर रहा है। 2 ऑल्सो प्रॉपर सबसेट, 3 ऑल्सो प्रॉपर सबसेट, 4 ऑल्सो प्रॉपर सबसेट, मतलब ये 2 3 सारा सब फोर्थ। प्रॉपर सबसेट। हाँ ये देखो 1 2 3 छोड़ के बाकी सभी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। 1 2 3 को छोड़ के ये हो जाएगा सिर्फ सबसेट एंड इक्वल सेट। बताओ हाँ कि ना? सबसेट एंड इक्वल सेट होगा
ये सबसेट भी है और ये इक्वल सेट भी है, तो ये हो जाएगा सबसेट एंड इक्वल सेट। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर जो एग्जांपल था वो क्या बोला है, देखो द सबसेट ऑफ 1 2 3 इंक्लूड, ये सब लिखा हुआ है। पॉइंट क्या बोला था, वी इंक्लूड द सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट। जब हम लोग कोई सबसेट का आइडिया कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब किसी सेट का जब तुम लोग सबसेट लिखोगे तो वहां पर दो सबसेट ऑब्वियसली आएगा, क्या, ये एक तो सेट इटसेल्फ जिसका हम लोग लिख रहे हैं और एम्प्टी सेट। यहाँ पर सेट इटसेल्फ ये है, सेट इटसेल्फ मतलब जिस सेट का हम लोगों ने सबसेट लिखना चाहा वो वाला, एंड एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट। तो अगर हम लोग किसी सेट का सबसेट डिफाइन करना चाहेंगे वहां पर वो सेट खुद एक बार आ जाएगा और एक एम्प्टी सेट ऑब्वियसली आएगा, तो ये सबसेट बन जाएगा। अब इससे हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, तुम लोग काउंट करके बताओ कितना सारा सबसेट बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसेट कितना बनेगा, सबसेट बनेगा पर n 2 to the power n, करेक्ट। और n मतलब जितने सारे एलिमेंट होंगे उस सेट के जिसके हमें सबसेट बनाने बोले हैं। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट 3 है, एलिमेंट बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, मेंबर बोल लो, तो 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया सबसेट। लेकिन अगर पूछे बताओ प्रॉपर सबसेट कितना बना है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट n minus 1 2 to the power n minus 1, एक कम हो जाएगा ना, एक ऐसा सेट होगा जो इक्वल हो जाएगा, जो सेट इटसेल्फ होगा, जो सेट इटसेल्फ होगा। तो 2 to the power 8 minus 1 यानी 2 to the power, सॉरी 8 क्यों लिख दिया मैंने, 3 होना चाहिए ना, 3 minus 1 2, तो ये हो गया 3 minus 1 2 हो गया यानी 4, तो 4 ऐसा हो जाएगा प्रॉपर, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 2 to the power n, ओ नीचे -1 होगा ना, मैंने ऊपर लिख दिया, चलो 2 टू द पावर एक कम हो जाएगा तो -1 नीचे होगा, वो ऊपर लिख दिया ना इसलिए गलत हो रहा है। तो ये देखो ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना, देखो 6 ही हो जाएगा, 7 होगा, वो एम्प्टी सेट को लेके वो लिखा नहीं, ये चलो ये 7 हो जाएगा। तो 8 minus 1 यानी 7, 7 तो हमारा प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, कि प्रॉपर सबसेट कैसे होगा। ये कोई भी एक सेट दे देगा और बताएगा बताओ इसका सबसेट कितना होगा, तो लिख के देखने का जरूरत नहीं है इस तरह से, और प्रॉपर सबसेट इस तरह से। तो सबसेट होगा तो 2 to the power n उतने सारे एलिमेंट, और प्रॉपर सबसेट में एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक सेट इटसेल्फ हो जाएगा जो कि इक्वल सेट, तो ये सबसेट तो होगा बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अभी ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो मैंने एक ड्यू रखा था वो पॉइंट कहा गया, ये रहा ये देखो, ए एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ये देखो ये हो गया। एक एम्प्टी सेट को हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, एक एम्प्टी सेट को कोई भी सेट का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। या 1 2 3 वाला लिखे, किसी भी सेट में ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि खाली चीज किसी के साथ भी जुड़ जाता है, खाली चीज जो है वो किसी के साथ भी जुड़ जाता है। बट यहाँ पर बोला है कि एम्प्टी सेट मतलब ये जो 5 है हैज नो प्रॉपर सबसेट, बट इसका खुद का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसका खुद का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो कि 5 जो है इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए इसमें कम से कम ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि दूसरे सेट में बिलोंग करेगा। अब बताओ, ये तो बेचारा खुद ही खाली है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये जो है इसको अगर किसी का प्रॉपर सबसेट होना है तो मान लो ये तो एक एम्प्टी सेट हो गया, एक सेट ए ले लेते हैं 1 2, ठीक है। अब ये इसका कैसे प्रॉपर सबसेट होगा बताओ, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि 5 हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो ये वाला पॉइंट लिख लो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर ये पॉइंट को हम अलग से लिखवा देते हैं, देखो इसमें लिखना है ए एम्प्टी सेट, ए एम्प्टी सेट यानी ये वाला, ठीक है। ए एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। बट एम्प्टी सेट का कोई भी, बट एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है। मतलब ये
ये जो सेट है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो सबका सबसेट बन जाएगा क्योंकि वो खाली है, कहीं भी जुड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये खाली है, ये किसी का प्रॉपर सबसेट बन नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? प्रॉपर सबसेट बनने के लिए उस सेट के पास ऐसा एलिमेंट होना पड़ेगा जो कि दूसरे किसी सेट में पूरा का पूरा बिलोंग करता हो। अब इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो वो दूसरे सेट में पूरा का पूरा बिलोंग करेगा, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है किसी का, बट ये सबसेट सबका हो सकता है। ठीक है, टू दी पावर n वाला भी मैंने समझा दिया। ये देखो टू गिव कंप्लीट, ये देखो ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स टू दी पावर n सबसेट, ये देखो, और ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स टू दी पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट, और ये मैंने समझा भी दिया क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ सेट आ रहा है, ये तो नेक्स्ट दिन बताएंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। एक सेट और बता देते हैं, इक्वल सेट मैंने बता दिया। ये देखो इक्वल सेट, टू सेट जिसमें ये देखो दो सारा एलिमेंट एक जैसा है, 2 4 6 2 4 6, ये बाद में बताया था इन लोगों ने, मैंने इक्वल सेट पहले ही बता दिया। ठीक है, एक सेट बता देते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है? जिस सेट में एक नंबर, एक एलिमेंट, नंबर नहीं सॉरी, एक एलिमेंट या फिर एक मेंबर या फिर एक ऑब्जेक्ट रहता है, उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल टोन सेट। ये देखो ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, सिंगल नाम से ही पता चल रहा है ना, सिंगल टोन सेट, जहां पर एक ही एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल टोन। तो ये नाम भी यहाँ पर लिख लो कॉपी में, सिंगल टोन, TON है, सिंगल टोन सेट। सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट is called सिंगल टोन सेट। ये हो गया सिंगल टोन सेट, जहां पर एक ही एलिमेंट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लो अपने हिसाब से, ये मान लो 2 लिख दिया, एक ही एलिमेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल टोन सेट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल सेट तो मैंने पहले ही बता दिया था तुम लोगों को। अच्छा, और यहाँ पर अच्छा, ये जो ये एक फीचर्स भी बता देते हैं। ये देखो, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट A may be listed in any order, ये देखो 2 4 6 देन A इक्वल टू B, और ये देखो यहाँ पर, ये तो पहले ही बताया मैंने, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स हैं जो हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे अभी तुम लोग का एक कंफ्यूजन हो रहा था कि 1 2 3 और फिर 2 3 1 कोई अलग चीज है, नहीं, अलग चीज नहीं है। चाहे 1 2 3 हो, चाहे 2 3 1 हो, चाहे 2 1 3 हो, सारा का सारा एक ही चीज है। तो सेट में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर वेरी नहीं करता है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑर्डरिंग जैसा भी हो, अगर ग्रुप में एक जैसा मेंबर है तो वो सेम सेट से ही बिलोंग करेगा। जैसे देखो, लेकिन अब रिपीट भी कोई काम का नहीं है, रिपीट करना कोई काम नहीं है। देखो, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज मीनिंगलेस। जैसे एक वर्ड दे दिया है, ये देखो एक वर्ड दे दिया है फॉलो, इसमें कितने सारे लेटर है? F एक लेटर है, O देखो यहाँ पर कितने सारे लेटर है, तुम लोग बताओ मुझे, लेटर कितने सारे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, इंडिविजुअली बताना है ना, क्योंकि O 2 बार यूज हुआ है, L 2 बार यूज हुआ है, तो बेसिकली लेटर हमारा 4 हो गया, जिससे हमारा ये वर्ड बना हुआ है। ठीक है, ये O अलग है, ये O अलग है, ऐसा तो बात नहीं है, O तो O ही होता है। तो यहाँ पर देखो ये 4 लेटर है। X इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, X इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में क्या क्या लेटर है वो X में बिलोंग कर रहा है, वो X है। X सच दैट, X ऐसा होगा जो वर्ड फॉलो में बिलोंग करता है। तो FOLW, इसीलिए बोला रिपीटेशन का कोई यहाँ पर काम नहीं है, रिपीटेशन मीनिंगलेस है। ठीक है, रिपीटेशन मीनिंगलेस है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, ये फाई, ये और इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब एक बार समझ लो। ये देखो, अच्छा ये दोनों रिमार्क्स एक बार लिख लेते हैं, दोनों रिमार्क्स भी लिख लेना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ये पॉइंट टू बी नोटेड रख सकते हो तुम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज मीनिंगलेस। सेट में ये मीनिंगलेस है। ठीक है, लेकिन ऐसे फॉलो में कितना सारा वर्ड है, FOLLOW, वो तो 6 लेटर से बना हुआ है। ठीक है, 6 लेटर बोलेंगे। जब हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे तब उसे लेकिन 6 लेटर ही बोलेंगे, लेकिन सेट में ये मीनिंगलेस है, सेट में ये मीनिंगलेस है। जैसे फॉलो, ये जो फॉलो है इसमें कितने, इसका सेट जो बनेगा वो FOLLOW
एल, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हम 2 बार एल लिख देंगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसीलिए मीनिंगलेस बोला जाता है। रीजन ये है, जैसे हम 2 बार ओ लिख देंगे तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो उसके लिए ये सेट बन जाएगा। और एक रिमार्क्स था हमारा यहाँ पर, order of element does not matter, ठीक है। हम लोग कोई भी ऑर्डर में बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 जो है इसका मतलब 2 3 1 भी एक ही बात है, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 3 2 सारा एक ही जैसा है, तो इसलिए ऑर्डर डज नॉट मैटर हो गया। अच्छा, अब 3 चीज हमें आइडेंटिफाई करना है। ये बताओ, ये और ये रहा और ये तीनों का अलग अलग मतलब मुझे बताओ। इसका मतलब क्या है, पहला इसका मतलब क्या है, दूसरा इसका मतलब क्या है, और ये क्या मतलब है। ये कैसे, फर्स्ट है नल सेट, यानी हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, दैट इज नल सेट। अच्छा, ये वाला बताओ। It is a set containing zero element. हाँ, The elements. the element zero, it is a set containing one element जीरो। या फिर इसको और एक नाम भी बोल सकते हैं, एक एलिमेंट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अभी अभी सीखा था, बताओ, याद है? Singleton set. सिंगलटोन से, हाँ, इसको सिंगलटोन सेट भी बोल सकते हैं। और ये सिर्फ जीरो जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये जस्ट एक डिजिट है, Number ठीक है, zero. नंबर। हाँ, तो जीरो एक नंबर है जो हम लोग जीरो यूज करते हैं, ठीक है, जीरो एक नंबर हो गया। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन ए पर्टिकुलर। अच्छा चलो, ये तो दूसरा चीज बता रहा है, यहाँ पर ये रहा। अच्छा, 5 इज अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, और ये वाला है सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट नेमली जीरो, एंड जीरो इज अ नंबर नॉट ए सेट। ये कोई सेट नहीं है, ठीक है, इसको लिखो नॉट एनी टाइप ऑफ सेट, जस्ट ए नंबर, बस ये एक नंबर है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद है कुछ यूनिवर्सल सेट वगैरह, और उसके बाद ये वेन डायग्राम है। और यहाँ पर जो सेट का प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन होता है, तो ये कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट दिन सीखेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक सीखते हैं। और तुम लोग का जो अकाउंट्स क्लास है वो तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, बेसिक जो सर करवा रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा। और मंडे जैसे क्लास होता है वैसे होगा तुम लोगों का। और ये स्पेशली आयुष को बता रहे हैं, आयुष अब से मंडे वाला क्लास कर लेना, क्योंकि मंडे वाला क्लास ही होगा, क्योंकि सर का टॉपिक तो खत्म हो गया, सर सिर्फ बेसिक वाला करवाते हैं, तो मंडे वाला क्लास मिस मत करो। आयन लोग तो करता ही है, ठीक है। बाय मैम।